बिल्कुल, द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के भविष्य पर बात करेंगे। ये सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी पारिस्थितिक दीवार है जो थार मरुस्थल को हमारे उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोकती है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनन के लिए अरावली पहाड़ियों की एक नई और कह सकते हैं कि एक समान परिभाषा को मंजूरी दी है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल उठता है। बिल्कुल, क्या ये नई परिभाषा एक प्रबंधन योजना के साथ संरक्षण और देश की रणनीतिक जरूरतों के बीच एक जरूरी संतुलन बनाती है, या फिर यह इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के विनाश का रास्ता खोल रही है? मैं मानती हूं कि यह एक व्यवहारिक और जरूरी कदम है। और मैं कहूंगा कि यह फैसला एक खूबसूरत कानूनी भाषा में लिखा गया अरावली का डेथ वारंट है। ये वाणिज्यिक हितों के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सुरक्षा कवच का बलिदान कर देगा। देखिए, डेथ वारंट जैसे शब्द ये थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मैं इसे कानूनी स्पष्टता और संतुलित प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखती हूँ। दशकों से आप भी जानते हैं, अरावली की परिभाषा को लेकर राज्यों में बहुत भ्रम था। हरियाणा में इसे गैर मुमकिन पहाड़ कहा जाता था, जो मतलब खेती के लिए अनुपयुक्त पहाड़ी इलाका है। ये एक बहुत ही ढीली ढाली प्रशासनिक श्रेणी है और इसी अस्पष्टता की वजह से अवैध खनन करने वालों की एक तरह से चांदी हो रही थी। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश उस भ्रम को खत्म करता है और एक स्पष्ट राष्ट्रव्यापी परिभाषा देता है। लेकिन आपने जिस स्पष्टता की बात की, चलिए उसी की नींव पर सवाल उठाते हैं। ये नई परिभाषा कहती है कि अरावली पहाड़ी वो है जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। ये आंकड़ा कहां से आया? क्या ये किसी भूविज्ञानिक या पारिस्थितिकी अध्ययन पर आधारित है? नहीं, ये पूरी तरह से मनमाना लगता है। और सच कहूं तो ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर इसलिए चुना गया है ताकि ज्यादातर पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर किया जा सके। मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। ये कोई वैज्ञानिक शोध पत्र नहीं है, ये एक कानूनी और आप कह सकती हैं अमली परिभाषा है। समिति, जिसमें वन सर्वेक्षण संस्थान यानी FSI और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के विशेषज्ञ शामिल थे, उन्होंने इस पर बहुत विचार विमर्श किया। देखिए, स्थानीय राहत को समझने का सरल तरीका ये है कि ये किसी पहाड़ी की ऊंचाई उसके ठीक बगल की जमीन से मापता है, न कि समुद्र तल से। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई लेते तो हम जयपुर या उदयपुर जैसे पूरे पठारी शहरों को भी पहाड़ी मान सकते थे, जो कि सही नहीं होता। ये परिभाषा केवल उन वास्तविक खड़ी पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो हमारे परिदृश्य में अलग दिखती हैं। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वन सर्वेक्षण संस्थान FSI के अपने ही आंतरिक दस्तावेज ये बताते हैं कि इस 100 मीटर की परिभाषा के तहत राजस्थान, जहां अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसकी 90% से ज्यादा पहाड़ियां कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं मानी जाएंगी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? 90%। ये निचली पहाड़ियां और श्रृंखला के टूटे हुए हिस्से कोई बेकार जमीन नहीं है। वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ऊंचे शिखर। वो पानी को जमीन के नीचे सोखने वाले स्पंज की तरह काम करते हैं। वे वन्य जीवों के लिए गलियारे हैं और सबसे जरूरी, वे मरुस्थलीकरण के खिलाफ हमारी पहली रक्षा पंक्ति हैं। आपने 90% का जो आंकड़ा दिया है वो ध्यान खींचने वाला है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। असली सुरक्षा कवच सिर्फ ये परिभाषा नहीं है, बल्कि इसके साथ आने वाली टिकाऊ खनन के लिए प्रबंधन योजना यानी MPSM है। इसे सिर्फ परिभाषा देकर नहीं छोड़ा गया है, उन्होंने एक प्रबंधन योजना को भी अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE जैसी विशेषज्ञ संस्था पहले हर प्रस्तावित खनन स्थल का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी। तो ये कोई मतलब खुली छूट नहीं है। यहीं पर मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है। आप एक ऐसी प्रबंधन योजना की तारीफ कर रहे हैं जो केवल उन 10% पहाड़ियों पर लागू होगी जिन्हें आपकी नई परिभाषा अरावली मानती है, लेकिन बाकी 90% का क्या होगा? क्या उन्हें बस खनन के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा, बिना किसी प्रबंधन, बिना किसी निगरानी के? ये तो ऐसा है जैसे हम किसी मरीज को बचाने के लिए उसके सिर्फ एक हाथ का बहुत ध्यान से इलाज करें और बाकी पूरे शरीर को सड़ने
के लिए छोड़ दें। ये योजना उस बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश पर पर्दा डालने जैसी है जो अब उन क्षेत्रों में कानूनी रूप से होगा जिन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। मैं आपके नजरिए की सराहना करती हूँ, लेकिन विनाश पर पर्दा डालने वाली बात थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये MPSM इस निर्णय का दिल है और ये कोई कागजी शेर नहीं है। ये झारखंड के सरंडा वन्य जीव अभयारण्य के लिए बनाई गई सफल योजना पर आधारित है। ये कोई सतही दृष्टिकोण नहीं है। ये एक बहुत ही विस्तृत भू संदर्भित पारिस्थितिकी मूल्यांकन के जरिए उन जगहों की पहचान करेगा जहां खनन हो सकता है और उन अलंघनीय क्षेत्रों या इनवायोलेट एरियाज को भी चिन्हित करेगा जहां खनन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर कॉरिडोर और महत्वपूर्ण जल स्रोत। ये एक डेटा आधारित वैज्ञानिक नजरिया है। ये एक कंबल प्रतिबंध की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण है जो अक्सर विफल हो जाता है और अवैध खनन को जन्म देता है। ये सर्जरी करने जैसा है, कुल्हाड़ी चलाने जैसा नहीं। सर्जरी, ये तब सर्जरी होती जब आप पूरे मरीज का इलाज कर रहे होते। आप 10% हिस्से में सटीकता की बात कैसे कर सकते हैं जब आप बाकी 90% पारिस्थितिकी तंत्र को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। आप अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहलों की बात करते हैं, लेकिन इस फैसले से आप उस दीवार की नींव ही खोद रहे हैं जिसे आप बनाने का दावा कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अरावली दिल्ली NCR के लिए एक विशाल एयर फिल्टर की तरह है। इस परिभाषा के तहत हम उस फिल्टर के 90% हिस्से को हटा रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी 10% हवा को साफ रखेगा। इसका नतीजा क्या होगा? हर साल गर्मियों में राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियां और भी भयानक हो जाएंगी और जो भूजल हम पहले ही खो चुके हैं वो और तेजी से नीचे जाएगा। मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन हमें राष्ट्रीय हित के व्यापक संदर्भ को भी देखना होगा। क्या हमें ऊर्जा परिवर्तन और उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण के लिए जरूरी खनिजों की जरूरत नहीं है? लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये आज के समय के लिए उतनी ही रणनीतिक हैं जितना कभी स्टील या तेल हुआ करता था। इन संसाधनों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है। अदालत का फैसला इसी जरूरत को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने का एक ईमानदार प्रयास है। एक जिम्मेदार राष्ट्र को अपने विकास और पर्यावरण दोनों की परवाह करनी होती है। पूर्ण संरक्षणवाद सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये अक्सर प्रगति को रोकता है और जैसा कि अदालत ने खुद कहा, अवैध गतिविधियों और माफिया राज को बढ़ावा देता है। आपने एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया, राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? मेरे लिए पारिस्थितिक सुरक्षा ही असली राष्ट्रीय सुरक्षा है। उस प्राकृतिक दीवार को गिरा देना जो थार मरुस्थल को गंगा के मैदानों में फैलने से रोकती है, उत्तर भारत की हवा की गुणवत्ता को और खराब करना और हमारे घटते जल संसाधनों को खत्म कर देना, ये खनिज निर्भरता से कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा स्थायी खतरा है। जब दिल्ली NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, जब किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, तब आप उन रणनीतिक खनिजों का क्या करेंगे? एक बार ये 3 अरब साल पुरानी पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गया तो आप इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। यह एक ऐसा सौदा है जिसे पलटा नहीं जा सकता। ये एक शून्य योग का खेल नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। ये फैसला पारिस्थितिक सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, यह इसे प्रबंधित करने का एक तरीका खोज रहा है। MPSM में सिर्फ खनन की अनुमति देना ही शामिल नहीं है, इसमें खनन के बाद उस जगह को फिर से बहाल करने और उसका पुनर्वास करने के कड़े उपाय भी शामिल होंगे। विचार यह है कि हम एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, बहुत सावधानी से और वैज्ञानिक रूप से आवश्यक संसाधनों को निकालना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि मुख्य पारिस्थितिक क्षेत्र सुरक्षित रहें और जो क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें समय के साथ बहाल किया जाए। यह अराजकता से एक विनियमित प्रणाली की ओर बढ़ना है। लेकिन आपकी पूरी दलील इस एक धारणा पर टिकी है कि आप मुख्य और गैर मुख्य क्षेत्रों के बीच भरोसेमंद तरीके से अंतर कर सकते हैं और यहीं पर यह 100 मीटर की मनमानी परिभाषा पूरी तरह से विफल हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 99 मीटर की पहाड़ी उतनी ही मुख्य हो सकती है जितनी 101 मीटर के। कोई जादुई रेखा नहीं है जो 100 मीटर पर खिंच जाती है। ये परिभाषा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि खनन को आसान बनाने के लिए बनाई गई है।
अंत में ये एक ऐसा संतुलन है जो तराजू को वाणिज्यिक हितों की ओर बहुत ज्यादा झुका देता है और इसकी कीमत उत्तर भारत की पूरी पारिस्थितिकी स्थिरता चुकाएगी। जब मैं सोचता हूं कि हम कुछ वर्षों के खनन लाभ के लिए एक 3 अरब साल पुरानी विरासत को मिटा सकते हैं तो ये वास्तव में परेशान करने वाला है। यह फैसला एक कठिन लेकिन जरूरी समझौता है। ये दशकों की अस्पष्टता और अवैध गतिविधियों को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे से बदलता है। ये भविष्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना को अनिवार्य करता है जो पहले मौजूद नहीं थी। ये सुनिश्चित करता है कि देश की स्ट्रैटेजिक जरूरतों को अनियंत्रित पर्यावरणीय विनाश के बिना पूरा किया जाए। ये संरक्षण से पीछे हटना नहीं बल्कि एक विनियमित टिकाऊ विकास की ओर एक कदम है जो अवैध खनन पर भी लगाम लगाएगा। साफ बात यह है कि यह फैसला भविष्य की पीढ़ियों की भलाई को ताक पर रखकर आज की कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है। इस प्राचीन श्रृंखला के विशाल बहुमत को संरक्षण के उद्देश्य से कानूनी रूप से अस्तित्वहीन बताकर अदालत ने अपरिवर्तनीय क्षति के द्वार खोल दिए हैं जो लाखों लोगों की जलवायु, पानी और हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। ये संरक्षण के नाम पर विनाश का एक खाका है, एक ऐसा समझौता जिसमें अरावली अपना सब कुछ खो रही है। अरावली का भविष्य पृथ्वी की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विरासतों में से एक को संरक्षित करने और एक विकासशील राष्ट्र के संसाधन दबावों के बीच गहरे और अनसुलझे तनाव पर टिका है। इस फैसले उस तनाव को स्वीकार करता है भले ही इसका समाधान हर किसी को पसंद ना आए। और इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का भाग्य अब न केवल इन नीतियों के कठोर कार्यान्वयन पर निर्भर करता है बल्कि निरंतर सार्वजनिक निगरानी और इस बात की गहरी समझ पर भी निर्भर करता है कि अगर हम गलत साबित हुए तो दांव पर क्या लगा है, और दांव पे बहुत कुछ है।